हम लोग सबसे पहले गणेश जी को ही प्रणाम करके आज वीडियो को शुरू करेंगे। भगवान करे आज बढ़िया से हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार गणेश जी के चरणों पे सादर नमन करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। कोशिश पूरा रहेगा कि इस चैप्टर को आज मैं ख़त्म करूँ, है ना। और इनसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा सर, कि प्रकाश का क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन। तो कहने का मतलब एक कांच लीजिए और कांच का दोनों ओर प्रकाश नहीं जाने वाला चीज़ों के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ प्रकाश का क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के बारे में। अब इस चैप्टर पे हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि ऐसे माध्यम अपने पास होना चाहिए जो पारदर्शी माध्यम हो। कैसा माध्यम हो? पारदर्शी, मतलब जिनसे होकर के प्रकाश आर पार कर सके। भले उनकी स्पीड वहाँ पे स्लो हो जाए, लेकिन जिनसे होकर के प्रकाश आर पार करे। इस चैप्टर पे आप ये जानेंगे कि किसी बर्तन पे अगर सिक्का रखा हुआ रहे या बाल्टी का पेंदी में अगर सिक्का है और वो उभरा हुआ क्यों लगता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि नींबू वगैरह जो रखा हुआ रहता है वो किस में रखा हुआ रहता है। अगर कांच का गिलास पे रखा हुआ है तो बाहर से उस नींबू को देखिएगा तो वो नींबू बड़ा सा लगेगा, और जैसे कांच के गिलास से बाहर निकालिएगा तो वो नींबू का आकार कैसा हो जाता है, छोटा। तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो ये किन घटनाओं के कारण होती है, उन सारे रीजन्स को हम लोग इस चैप्टर पे जानने वाले हैं, है ना। एक बार फिर से गणेश जी को प्रणाम। अब बोलिए इनको कि ठीक से थोड़ा चले वीडियो। तो सबसे पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम अपना क्या है सर। अपना चैप्टर का नाम है प्रकाश का। चैप्टर का नाम क्या है पता नहीं। ये छिटक क्या रहा है, क्यों रहा है सर? ओ सिट, यहाँ है इसीलिए। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन शब्द का मतलब ही आप जानेंगे। इस थंबनेल पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो कुछ चीज़ें हमने इस थंबनेल पे ऐड किया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि बिल्ली का मुंह साइड से जो है और ये कांच का मतलब जो भी है, तो उनसे ये बिल्ली का मुंह कैसा लग रहा है, थोड़ा सा आँख बड़ा बड़ा सा लग रहा है। उनके बाद इस ग्लास पे अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे ये है इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में यहाँ दिख कैसा रहा है, टेढ़ा। ऐसा आप लोग सुबह सुबह बर्तन धो करके जब बाल्टी पे करछुल को रखते होंगे, है ना, तो वो कैसा दिखता है सर, टेढ़ा दिखता है। तो वहाँ कैसी घटना घटित होती है, तो अपवर्तन की घटना। कौन सी घटना घटित होती है? अपवर्तन की घटना। तो ये सारा मोटा मोटी इस थंबनेल पे आपको देखने को मिल रहा है। आगे हम लोगों का शुरू होता है कि अब प्रकाश का अपवर्तन है क्या सर, है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग किसको कहेंगे सर? जाता है ना, खैर कोई नहीं। चले यहाँ पे हम लोग किन के बारे में जानेंगे सर? प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, है ना, दूसरे पारदर्शी माध्यम पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग इस ढंग से पढ़िए, पूरा ईमानदारी पूर्वक बैठ करिए, जैसे शांति पूर्वक नहीं होता है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। दिमाग को पूरा खाली कर दीजिए, इधर से जो जा रहा है उनको खाली भरते जाइए, ठीक है। तो परिभाषा लगभग मैं 3-4 बार रिपीट करूँगा ताकि आपको यहाँ से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के चाल की मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं सर? अपवर्तन। इनको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, है कि नहीं। तो अब इनका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे जो है, मैं इनको इस तरह से समझाना चाहूँगा। जैसे ये अपने पास कांच है सर, ये कांच है और ये कांच की थोड़ी सी मोटाई है। प्रकाश यहाँ बड़ी स्पीड से आया और स्पीड से आने के बाद जो है यहाँ मान लीजिए अविलंब है, तो ये प्रकाश स्पीड से आया तो ये थोड़ा इनकी स्पीड जो है यहाँ पे इस तरह से मतलब घूम जाता है दिशा, और फिर यहाँ से जैसे निकलता है फिर ये स्पीड से निकल जाता है। तो कहने का मतलब जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उनकी दिशा थोड़ा कम हो जाती है और वो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? अविलंब की ओर मुड़ जाता है, और फिर जैसे वो सघन माध्यम से निकलता है फिर स्पीड से भाग जाता है। इनका बढ़िया सा एग्जांपल लीजिए, कहीं मेला लगा हुआ है, अब साइकिल बड़ी स्पीड से लेके गए और उस मेला में जैसे पहुंचे तो साइकिल की स्पीड क्या हो गया सर? स्लो। कारण वहाँ लोग ज़्यादा है तो मतलब घना उनको सघन माध्यम बोलेंगे। कैसा माध्यम बोलेंगे? सघन। और जैसे उस मेला में जब तक रहेंगे तब तक साइकिल की स्पीड क्या रहेगी सर? स्लो रहेगी, और जैसे मेला से निकल जाएंगे तो फिर बूम से साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा? निकल जाएगी। यही प्रकाश के साथ भी होता है। ऐसे आया, यहाँ धीरे हुआ, धीरे होने के बाद जैसे कांच से निकला तो फिर ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। तो यही प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे? तो प्रकाश के चाल में, उनके दिशा में परिवर्तन होने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल क्या होती है सर? भिन्न भिन्न होती है। तो ये समझने लायक बातें हैं। जैसे आप देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है सर? भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्रकाश निर्वात या शून्य में जो प्रकाश की चाल लगभग जो है, आप निर्वात बोलिए, प्रकाश की
चाल निर्वात मतलब जहाँ कुछ ना हो, हवा तक ना हो, जहाँ हवा तक ना हो वहाँ प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे करके लिख सकता है 3 गुना 10⁸ पावर मीटर प्रति सेकेंड। आप कहेंगे सर 10⁸ पावर मीटर यहाँ क्यों? यहाँ तो किलोमीटर है। इनको जब आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे ना सर, 1000 से जब गुना करेंगे तो ये 3 पे कितना 8 जीरो होगा, तो इसीलिए हम लोग 10 पे कितना जीरो लिखेंगे? 8 जीरो लिखेंगे। समझे बात को? या आपको बोल सकता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर क्या? किलोमीटर। अगर मीटर पे बोले तो तब वहाँ कितना हो जाएगा? मतलब 3 गुना 10⁸ पावर मीटर प्रति सेकेंड। तो 8 पावर देने के बाद सर 10 करोड़ होता है। क्या जी? 7 जीरो में 1 करोड़ होता है ना। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ, 7 को जीरो में कितना होता है? 1 करोड़। तो 8 को जीरो हो गया तो कितना हो जाएगा? तब 10 करोड़ हो जाएगा। तो 10 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड पे इतना दूरी तय करता। आप सोच सकते हो कि प्रकाश की स्पीड कितना ज़्यादा है सर, है कि नहीं? तो उनके बाद आप देखेंगे चलता है तथा वायु में प्रकाश की चाल जो है थोड़ी सी कम होती है, परंतु व्यवहार में जो हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर ही इसको मानते हैं। तो यहाँ आपका एक ध्यान में रखने लायक बातें हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होती है, क्योंकि निर्वात का मतलब ही होता है जहाँ हवा वगैरह भी कुछ ना हो। लेकिन जहाँ हवा है तो थोड़ा तो चाल थोड़ा कम होगा सर। चाल अगर थोड़ा कम हो रही है तो लेकिन ऐसा मान के चलते हैं हम लोग कि निर्वात में और हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? एक जैसा ही होता है। लेकिन सघन और विरल की अगर बात करी जाएगी तो विरल माध्यम हो जाएगा निर्वात और सघन माध्यम हो जाएगा क्या सर? हवा। ठीक है। और हवा अगर कांच की तुलना करी जाएगी तब हवा हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। तो वो डिपेंड करता है कि तुलना किनके साथ करी जा रही है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गया। आगे फिर कह रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल लगभग जो है 2.25 लाख की रे है ना, 2,25,000 किलोमीटर है, जबकि कांच में जो है इसकी चाल जो है लगभग कितना होता है सर? 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से 3 चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियर हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, कांच में पानी में, उनके बाद क्या था? पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उनके बाद हम लोग जैसे देखेंगे किन में? कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख, 2.25 लाख और 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इतना बातें क्लियर हो गया सर। आगे देखिए, आगे अपने पास दे रखा है नोट पे हमने कुछ लिखा है सर। इस पीपीटी को बनाने में हमने 3 दिन समय लगाया है। कितना दिन? 3 दिन। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ यूनिक चीज़ें तो होंगी इतना समय देने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट को इस पे लिया गया है। ये वीडियो अगर आज बढ़िया से रिकॉर्ड हो गया तो आप लोग घर पे जाकर के कभी अगर रिवीजन करने का मन हो तो वीडियो लगा के छोड़ दीजिएगा। आपका सारा चैप्टर जो है एक साथ क्या हो जाएगी? रिवीजन हो जाएगी। बाकी डिपेंड करे गणेश जी पे वीडियो रिकॉर्ड होगा या नहीं। तो वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल जो है पानी में क्या होता है सर? कम होता है। आप सीधा सा बात जान जाइए ना कि जहाँ पे एक सघन माध्यम रहेगा वहाँ उनकी चाल कम रहेगी और जहाँ विरल माध्यम रहेगा वहाँ उनकी चाल अधिक रहेगी। विरल मतलब खाली, सघन मतलब भरा हुआ। तो मेला का एग्जाम्पल अच्छा से याद रखिएगा। हम कहते हैं कि हवा की अपेक्षा जो पानी का प्रकाशीय सघन जो होता है वो अधिक होता है, अर्थात वायु की अपेक्षा जो है, वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन यानी कि ऑप्टिकल क्या है रे, ऑप्टिकली डेंजर जो भी है, इंग्लिश मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, माध्यम है या पानी की अपेक्षा जो वायु प्रकाशतः जो है विरल माध्यम है। फिर चूंकि हम प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में जो है कम है तो पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशतः सघन माध्यम है, या कांच की अपेक्षा जो है पानी प्रकाशतः क्या है? विरल माध्यम है। तो प्रकाशीय जो घनत्व पारदर्शक पदार्थ का एक गुण है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे आपका जो है कहने का ये पूरा इस नोट पे जो पूरी मोटा मोटी बात लिखा हुआ है इनको एक लाइन पे समझिए कि तुलना करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रकाश की चाल कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी। अगर हवा और विरल की अगर तुलना करी जाएंगी तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? ज़्यादा होगा। विरल और इनमें अगर तुलना करी जाएंगी हवा और पानी में अगर तुलना करी जाएगी तो पानी में ज़्यादा होगा, हवा में ज़्यादा होगा। और पानी और कांच में अगर तुलना करी जाएंगी तो पानी में कांच मतलब प्रकाश की चाल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बात समझे? तो ये डिपेंड करेगा कि तुलना किनके साथ करी जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में नहीं आएगा तो पूछते जाइएगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं इनको अच्छे ढंग से थोड़ा समझा दूँ। ठीक है, आगे फिर देखते हैं।
आगे की स्लाइड पे है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो प्रकाश के अपवर्तन में किन किन चीज़ों के बारे में आप जानने वाले हैं। जैसे आपने प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर में आपने जाना कि आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है, एक आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को किन से सूचित करते थे सर? आई से, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते थे। और मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो है ये दोनों आपस में क्या होता था? बराबर होता था। मतलब जिस एंगल के साथ जाता था उसी एंगल के साथ वो क्या होता था? रिटर्न होता था। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। जैसे कि आपतित किरण किसको कहेंगे? तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को जो है, सतह पर पड़ने वाली है ना, प्रकाश किरण को क्या कहेंगे सर? आपतित किरण कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ अगर धुंधला दिख रहा है तो मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका कांच हो गया। ये क्या हो गया सर? कांच का सिल्ली थोड़ा सा मोटा रहता है ना सर, ये थोड़ा सा मोटा है। ऐसे प्रकाश गया, प्रकाश जाने के बाद जो है ये क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। तो ये हो गया सर आपका विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया? विरल। और ये कांच जो है कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। तो ये माध्यम को अलग करने वाला सतह कौन है? यही सतह है ना। तो इस सतह पर जो किरण पड़ा, इसी किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक है। तो आपतित किरण की परिभाषा क्या? तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे सर? आपतित किरण कहेंगे। मेन जानते हो, समझ तो लोगे, समझने के बाद आपका ब्रेन में ये चीज़ें फिट कैसे रहेगा, ये मेन मुद्दा है कि नहीं? इस बात को मानते हो कि नहीं? तो ये आपको याद होते जाना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी बोर्ड नहीं देख रहा हूँ, मैं फिर भी रिपीट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग भी बिना देखे रिपीट करिए कि दो माध्यमों को जो है अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इनसे आगे देखते हैं। इनसे आगे आपका आपतन बिंदु है। सीधी सी बात है, दो माध्यम को अलग करने वाला जो सतह रहेगा, मान लो ये कांच का सिल्ली हो गया मोटा सा, यहाँ पे जहाँ पड़ा, तो जहाँ पड़ता है ये किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, वही बिंदु को क्या कहते हैं सर? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कह रहा है जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर, तो कौन सा बिंदु पे टकराया? ये बिंदु पर। तो उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? आपतन बिंदु। दोनों को कनेक्ट करते जाएंगे। जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु है ना, और जिस सतह पर टकराती है जो किरण, उस किरण को आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? आगे देखिए, आगे आपका दे रखा है कि अभिलंब क्या होता है। तो वही कह रहा है कि किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर क्या कहते हैं सर? अभिलंब कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी सतह के किसी बिंदु पर, मान लो कोई सतह है, ठीक है, कोई सतह है, इस सतह पे ये किरण ऐसे आया, आने के बाद ये थोड़ा ऐसे, मतलब मान लो ये कांच है, तो कांच है तो ये थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर ये ऐसे भाग जाएगा कि नहीं? तो ये जो है जिस बिंदु पर जो पड़ा, वहाँ एक अभिलंब ऐसे अगर 90 डिग्री के साथ आप अगर ऐसे डाल देते हैं तो यही क्या कहलाता है सर? अभिलंब कहलाता है। समझे बात को? तो आप सीधा इसका परिभाषा कि किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। कोई समतल सतह बनाइए, कहीं भी लंब खींचिए, तो इस बिंदु के लिए ये लंब हो जाएगा, इस बिंदु के लिए ये लंब हो जाएगा, इस बिंदु के लिए ये लंब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है अपवर्तित किरण। क्या कह रहा है? अपवर्तित किरण। तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को क्या कहते हैं सर? अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे आपका जो ये ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ये मुड़ गया सर, मुड़ा कि नहीं मुड़ा? यही मुड़े हुए किरण को हम लोग कौन सा किरण कहेंगे सर? अपवर्तित किरण कहेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसी समतल सतह पर, है ना, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु, मतलब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब, और अभी क्या क्वेश्चन था सर? एक आपतित किरण, तो मतलब मुड़कर जाने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। वहाँ आपने परावर्तित किरण पढ़ा, यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं सर? अपवर्तित किरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे देखिए, आपतन कोण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित। दोनों का परिभाषा थोड़ा सा मिलता जुलता आप लोगों को लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वहाँ भी आपने प्रकाश के परावर्तन में भी वही पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं सर? आपतन कोण कहते हैं। यहाँ भी वही कह रहा है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। इनको मैं अभी पिक्चर के माध्यम से आगे समझा दूंगा। पहले आप लोग अपवर्तन कोण देख लीजिए। तो अपवर्तन कोण का परिभाषा होता है कि अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, है ना, से जो कोण बनती है उस कोण को क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। या मिस से आई लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा सर?
आर होगा। तो अपवर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलो इनका देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर हो जाए तो फिर मजे मजे। यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे ये कांच का सिल्ली है सर, है ना, ये कांच है इस तरह से मोटा सा, और यहाँ पे जो है एक ऐसे करके किरण डाला गया है, और यहाँ पे क्या है सर? अभिलंब है। तो अभिलंब से ये थोड़ा क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा, फिर यहाँ एक अभिलंब, फिर यहाँ से दूर भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ अभिलंब डालने का काम कर रहे हैं तो इनका परिभाषा आपतित किरण का आपतन कोण का परिभाषा क्या था? समझिए, यहाँ पे आपतन कोण का परिभाषा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो ये क्या है सर? आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच क्या है? ये है। इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे सर? आपतन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। अच्छा, परावर्तन कोण किसको कहे थे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या था कि अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित। अभी तुरंत आप लोगों को हमने समझाया इस स्लाइड में कि अपवर्तित किरण यही होता है, ये वाला जो मुड़ता जो है कि नहीं? तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे सर? अपवर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। एक बार फिर से परिभाषा पढ़िए। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उस कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ऐसे करके दिखाया गया है, और यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है सर? आर बन रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, तो इनको भी आप क्या बोल सकते हो? ये आपका आपतित किरण है। इस सतह के लिए ये आपतित किरण हो गया ना सर, तो ये तब आई हो जाएगा। और इस सतह के लिए यहाँ मुड़ से फिर भाई ये मुड़ के भाग रहा है, तो ये इनके लिए तब ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ऐसे कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहेंगे। मतलब आप सतह पर डिपेंड करता है। जैसे इस सतह के लिए जो आपतित किरण ये हुआ ना जी, इस सतह के लिए आपतित किरण ये हुआ, तो आपतन कोण यहाँ होगा। और इस सतह के लिए जो है अपवर्तित किरण कौन हुआ? ये हुआ, क्योंकि दिशा मोड़ के तो ये ना जा रहा है। अपवर्तित किरण का परिभाषा क्या? कि दूसरे माध्यम में दिशा बदल कर, या मतलब दिशा, क्या क्वेश्चन क्या था? दूसरे माध्यम पर दिशा परिवर्तित करके जाने वाली किरण को क्या कहते थे? अपवर्तित किरण कहते थे। तो यही ना दिशा परिवर्तित करके जा रहा है सर, तो यही क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं बिना देखे आप लोगों को रिवीजन करके बता देता हूँ। आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। इनको किन से सूचित किया जाएगा? आई से सूचित किया जाएगा। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन कोण, आपतित कोण। एक हम लोगों ने उनमें क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था अपवर्तन कोण, और एक उसमें प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा था एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। यहाँ परावर्तन के बदले क्या आता है सर? क्या आता है? अपवर्तन आता है। क्या आता है? अपवर्तन आता है। ठीक है, अब नोट पे देखिए क्या आगे लिखा हुआ है। कह रहा है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ता है। ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान पे रख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या आपको पूछ लेगा कि अपवर्तन की घटना बताइए। तो अपवर्तन में कौन कौन सी घटना घटित होती है? तो पहला घटना क्या है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ना? अभी मैं समझा दूंगा, पहले यहाँ पढ़ लीजिए। कह रहा है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जो है अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। और जब प्रकाश किरण जो है दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो लंबवत पड़ती है, लंबवत मतलब सीधा सीधी 90 डिग्री के साथ, तो वह बिना मुड़े आगे क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। यहाँ पे है ना, सीधे क्या हो जाती है? निकल जाती है। अर्थात बिना अपवर्तन के वो क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। इस पर अगर मैं आप लोगों को समझाने का काम करूं तो जैसे मान लीजिए ये अपने पास सर क्या है? कांच का सिल्ली है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण आया। पहला शर्त ये था कि ये अपने पास कौन सा माध्यम है सर? विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल। ये आपका कांच जो है कौन सा माध्यम है? सघन। फिर ये कौन सा माध्यम हो गया सर? विरल माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से आएगा तो, और वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा सर? अभिलंब इधर था, इधर मुड़ा कि नहीं मुड़ा? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा। अब फिर जैसे यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो ये अभिलंब था, इनसे दूर भागा कि नहीं भागा? ये अभिलंब था, इनके ओर आया। तो तीन इसमें दो चीज़ें देखने को मिला। एक तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। एक सीधा सीधी जब आ जाए, जैसे मान लो कि ये कोई सतह हो गया और प्रकाश की किरण ऐसे सीधा आ गया, तो विचलित नहीं होगा। हड़हड़ेले मोटरसाइकिल का स्लेटर धर देते हैं, निकल देते सीधा, तो वही चीज़ें होगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ तो ये बदलने वाला फिर नहीं है, वो सीधे सीधी क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ठीक है। अरे उनका जब जहाँ पे जो गीला ज़मीन जो रहता है, मोटरसाइकिल देखता है कि टेढ़ा ना हो,
सीधा सीधी रहे तो फटाक से निकल जाएगा, और टेढ़ा हुआ तो फिर इन्ने उन्ने मुड़ी घुमावे लगे छे, तो यही यहाँ मुड़ी घुमाने लग जाएगा, और जब सीधा रहेगा तो फट से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। आगे देखिए, तो नोट पे हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ा, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आता है प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और सघन से जब विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है, और जब सीधे जाता है तो हनहने निकल जाता है। क्या जी? हाँ। आगे देखिए, पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं सर? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो अब यहाँ पे इस घटना पे अगर आप देखेंगे तो ये किरण आ रही है सर, आने के बाद यहाँ मान लो कि अभिलंब है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, फिर मान लो यहाँ पे एक अभिलंब है तो ये अभिलंब से दूर भाग गया। तो ये पहले जा के इधर रहा था, इधर ऐसे ही जा रहा था ना, और वास्तव में ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लेकिन ये एक्चुअल में ये मतलब जाना किधर चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं। तो वही जो है ये इनके बीच की जो ये वाला लंबवत दूरी जो है, इसी लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो परिभाषा क्या? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं सर? पार्श्विक विस्थापन। तो आपतित किरण अगर मान लो नहीं मुड़ता तो ऐसे सीधा जाता है कि नहीं जाता, और ये जो है इनके बीच जो है मतलब ये निर्गत किरण जो मुड़ रहा है, इनके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे सर? बीच की लंबवत दूरी, सीधा सीधी दूरी। लंबवत मतलब सीधा सीधी दूरी। जैसे कि अब मान लो ये रेखा का अगर मैं कहूँ तो ये दूरी लंबवत दूरी है क्या? नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से अगर सीधा सा लाइन से खींच लूँ तो ये कैसी दूरी हो गया? लंबवत दूरी। तो समझ गए बात को। तो वो दूरी जो होना चाहिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कैसी दूरी होनी चाहिए? लंबवत दूरी होनी चाहिए। उसी लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे फिर देखते हैं। आगे के स्लाइड पे दे रखा है अपवर्तनांक। चल रही है वीडियो? चल तो रही है। आज भला तो होगा, गणेश जी को पहले ही प्रणाम किया है ना, क्या पता अभी तारीफ कर दिए नाराज़ हो जाए। आगे देखिए अपवर्तनांक। मैं थोड़ा मनहूस आदमी हूँ, मैं तारीफ किया कि उल्टा हो जाता है। देखिए अपवर्तनांक जो होता है, जैसे इनको किस प्रकार से निकालेंगे तो ये कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है शून्य में प्रकाश की चाल, कहाँ पे? शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में मतलब आप किस माध्यम से तुलना करके इनका अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में है ना, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं सर? अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। इसे अंग्रेजी भाषा के जो है एन अक्षर से सूचित किया जाता है। किन से सूचित किया जाता है? एन से। यानी कि आप डायरेक्ट अपवर्तनांक को ऐसे भी लिख सकते हो, या कहीं कहीं अपवर्तनांक के लिए ऐसे म्यू भी लिखा हुआ रहता है। कैसे? यू की तरह, है ना, ऐसे करके घुमा देता है, समझे? तो इनको हम लोग म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू, बिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे सर? म्यू बोलेंगे। या तो आप एन से इनको सूचित कर सकते हो, या किन से सूचित कर सकते हो? म्यू से कर सकते हो, ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान में रहेगा ना? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अपवर्तनांक की परिभाषा शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं सर? अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। और इन्हें किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है, या म्यू से सूचित किया जाता है। किन से? म्यू से। तो ये आपका सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, अपवर्तनांक कितना होता है, उनके बाद वायु में जो है कितना होता है, ये सब चीज़ें। तो बर्फ का जो अपवर्तनांक, सॉरी यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1.003। इसको तो याद 100% करना ही करना है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दूर से दे रहा होगा शायद, क्या जी? उनके बाद यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो? पानी। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। ये याद रख लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा तो कहीं कहीं होगा भी। जैसे हीरा का अपवर्तनांक पूछा है कहीं क्या? कहीं नहीं। अरे क्वेश्चन बैंक में जरूर है, हीरा का अपवर्तनांक, है ना। तो ये सब टोटल चीज़ें पूछता है। जैसे केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। और एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36। टार्पिन का अपवर्तनांक 1.47। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना है? 1.63। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50। अब पिघला क्वार्टज का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.46। और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। और क्राउन कांच का अपवर्तनांक फलना कितना है रे? 1.48 से 1.61। और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.53 से 1.96। और कनाडा, ये क्या है रे? क्या है रे?
बालसम कितना है 1.53 और माणिक्य का अपूर्णांक कितना होता है 1.71 और नीलम का अपूर्णांक कितना होता है 1.77 और सेंधा नमक का अपूर्णांक कितना होता है और हीरा का अपूर्णांक कितना होता है। तो आपको पूछ लेगा सबसे अधिक अपूर्णांक किसका होता है, हीरा का। सबसे अधिक अपूर्णांक किसका होता है। तो ये सर आपको रट जाइए, खा जाइए, चबा जाइए, जो करना करिए, लेकिन याद कर लीजिए, ठीक है। समझ गए बात को। आगे देखिए, आगे आपके पास कह रहा है कि आपेक्षिक अपूर्णांक क्या होता है। क्या बोल रहा है, आपेक्षिक अपूर्णांक क्या होता है। ज़्यादा हो जाएगी तो छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी मोटा मोटी 27 मिनट मात्र पड़ा है, कहाँ ज़्यादा पड़ा है ये जानते हो। अभी स्पीड में खींच लेंगे तो बाद में हमें नोट्स देंगे तो समझाने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगा। क्या मैं नोट्स पे आपको समझाऊंगा कि अपवर्तन किसको कहते हैं, है ना। अच्छा, अपवर्तन का नियम नहीं मिला अभी तक रे, कहीं वो छूट तो नहीं गया। अच्छा देख लूँगा, अगर छूट जाएगा तो मैं ऐसे बाद में बता दूंगा। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम, ठीक है। एक होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और एक होता है आपतन कोण की ज्या sin i और अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। आगे है, कुछ बच्चे यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और दाँत दिखा रहा, क्या करना चाहिए सर। कान उखाड़ लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नज़र क्लास में ही रहता है। हाँ, किनको कहेंगे अपवर्तन, बताइए तो। गया भैंस पानी में, किनको कहेंगे अपवर्तन। हाँ, प्रकाश, हाँ, प्रकाश की किरण का अपवर्तन कहेंगे। प्रकाश की किरण की मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कहीं सुन ले हमरो बकबक। एक आगे आपका जैसे अपवर्तनांक निकालते हैं उसी प्रकार से आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। कौन सा अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक। यहाँ तो शून्य वगैरह का तुलना नहीं करी जाएगी। जैसे वहाँ पे जो है वहाँ का जो अपवर्तनांक के बारे में आपने पढ़ा, वहाँ मतलब शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यही नहीं याद किया जी। और यहाँ आपेक्षिक अपवर्तनांक कोई 2 माध्यम ले लीजिए, जैसे एक कांच ले लीजिए, एक हीरा वाला ले लीजिए, तो 2 माध्यम हो गया। तो दोनों का डायरेक्ट मतलब जो भी होगा उनका तो निकाल करके वही क्या कहलाएंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनका एक क्लास में जब लेकर आऊँगा लेंस सिद्ध करने के लिए, उनमें मैं इनसे थोड़ा 1-2 को नॉमरिकल भी बना दूंगा, तो ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि सर अपवर्तनांक निकालते कैसे है। जैसे आपने अभी पानी का अपवर्तनांक देखा, केरोसिन का देखा, एक्चुअल में वो किसी तरह तो निकलता होगा, डायरेक्ट याद थोड़ी ना होता है जी। लेकिन हमने तो शॉर्टकट तरीका बताया कि याद कर लीजिए, लेकिन इनके पीछे लॉजिक होता है, तो उन लॉजिक को मैं किसी दिन समझा दूंगा डीपली, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। आगे देखिए, अपवर्तन के नियम मिल तो गया है ना, देर से आए दुरुस्त आए, क्या जी। तो कह रहा है अपवर्तन के नियम जो होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहाँ वो होगा रे, वो है, ठीक है। और अपवर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं या तल में होते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए जो है आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया sin r का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इस नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पे अर्थात करके आगे आपका हो तो ठीक है, नहीं है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। अर्थात आप जो है क्या बोल सकते हैं, क्या है जी, यहाँ पे अपवर्तन के नियम से जो ना स्नेल के नियम बराबर आप लिख सकते हो, स्नेल के नियम बराबर क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो sin i बटे क्या लिख सकते हो, sin r। और ये मान एक नियतांक होता है, मतलब बदलने वाला मान नहीं होता है, फिक्स मान होता है। समझ गए बात को। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम जो है, उस दूसरा नियम को और एक नाम दिया गया स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। ये आपसे पूछ भी सकता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आपतन कोण की जिया sin i और अपवर्तन कोण की जिया sin r का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस नियम को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। समझे बात को। या अगर आपको अपवर्तन के नियम पूछे तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण की जिया sin i, अपवर्तन कोण की जिया sin r का अनुपात क्या होता है सर, एक नियतांक होता। समझ गए बात को, समझ तो गए लेकिन याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है।
आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है प्रिज्म। क्या कह रहा है सर? प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, है ना, घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही क्या कहते हैं? प्रिज्म कहता है। क्या कह रहा है? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम। दो ठो मतलब आप ऐसा करिए कि मतलब कांच का कोई टुकड़ा ले लीजिए, ऐसे करके इनको ऐसे झुका करके ऐसे करके बना दीजिए, तो वह क्या बन गया सर? प्रिज्म बन गया। क्या बन गया? प्रिज्म। कोई भी पारदर्शक माध्यम नहीं, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम। कौन सा माध्यम? पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं सर? प्रिज्म कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस तरह से ये जो बना है, ये क्या बना है सर? प्रिज्म बना है। यहाँ से श्वेत प्रकाश जब जाता है और प्रिज्म से गुजरने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। हुआ जी 7 गो? हो तो गया 7 गो। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश जब गुजरेगा तो वो कितने रंगों में विभक्त हो जाएंगे? 7 रंगों में। इनसे आगे आप लोग पढ़ेंगे, इनमें शायद नहीं है, एक चैप्टर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण शायद आपका चैप्टर आने वाला है कि इसी में शायद है। तो जब मिलेगा तो मैं बता दूंगा। उनमें आपको ये पूछा जाता है कि किस किरण की झुकाव सबसे कम होती है, किस किरण की झुकाव सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग पढ़े हैं ना जी? ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल प्रिज्म के लिए इतना जान लीजिए। इनका परिभाषा अगर पूछे तो आप कैसे बोलेंगे? दो समतल पृष्ठों के बीच घेरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। याद हो गया? दो समतल पृष्ठों के बीच, यानी किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम है ना, घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है सर? प्रिज्म कहा जाता है। और प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो गुजरने के बाद वो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका दे रखा है कि प्रिज्म का जो है अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो प्रिज्म का जो पृष्ठ होता है, जैसे आपने देखा कि प्रिज्म कुछ इस तरह से दिख रहा था सर, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? तो इनका तो कुछ होता भी होगा ना। इनको अगर मान लो कि 3D में अगर दिखाना चाहो तो कुछ इस तरह से इनका दिखने लग जाता है, ठीक है। ये कुछ इस ढंग से दिखता है। कौन? प्रिज्म। तो प्रकाश का आवागमन जो है इसके जिन 2 फलकों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो ये वाला जो पृष्ठ जो है, यहाँ से प्रकाश गया सर, ये वाला पृष्ठ से प्रकाश क्या हुआ सर? निकला। तो यही पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। उसके बाद प्रिज्म का जो है अपवर्तक कोर क्या होता है? तो ये दोनों पृष्ठ जो है जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे जो है प्रिज्म का क्या कहा जाता है? अपवर्तक कोर कहते हैं। क्या कह रहा है? ये दोनों पृष्ठ जो है जिस सरल रेखा पर क्या होता है? मिलता है। जैसे दोनों पृष्ठ को अगर देखोगे तो ये सरल रेखा अगर तुलना करोगे तो ये वाला दिखाई देगा कि नहीं? तो वही जिस सरल रेखा पर क्या होते हैं? मिलते हैं, तो उसे प्रिज्म का क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर। आगे देखते हैं, इनका अगर इमेज हो तो ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। इमेज नहीं दिया गया है। अच्छा, अपवर्तक कोर का मतलब इतना समझिए ना कि जिस सरल रेखा पर वो दोनों मिल रहा है। क्या कह रहा है? दोनों पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ हुआ ना जी, तो सरल रेखा पर मिल रहा है, ये वाला सरल रेखा पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसे करके तो इस रेखा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये दोनों पृष्ठ जो है सरल रेखा पर जो मिलते हैं उसी प्रिज्म को क्या कहते हैं? मतलब प्रिज्म का क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर कहते हैं, ठीक है। समझे बात को? आगे देखिए, आगे आपका है प्रिज्म का कोण क्या होता है। तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण ए को जो है क्या कहा जाता है? प्रिज्म का कोर कहा जाता है, या केवल प्रिज्म का कोण कहा जाता है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण, अब यहाँ पे देखेंगे अपवर्तक पृष्ठ जो होता है, यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ अपने पास कै गो था? 2 गो था। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इनके बीच का जो कोण जो होगा, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म का कोण कहेंगे। समझ रहे बात को? अपवर्तक पृष्ठ किनको कहेंगे? तो हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश का आवागमन जिन 2 फलकों से होता है उन्हीं फलकों को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। सॉरी, वही नाम था ना, क्या नाम था रे? हाँ, अपवर्तक पृष्ठ। क्या? अपवर्तक पृष्ठ। प्रकाश का आवागमन जिन 2 फलकों से, यही ना है जी? तो इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये दोनों पृष्ठ जहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों कहाँ मिल रहा है? ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ये नहीं मिल रहा है जी। तो इसी कोण को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? अपवर्तक कोण कहेंगे या अपवर्तक कोर कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठों को जो है प्रिज्म का आधार कहते हैं। अपवर्तक कोर जो रहता है, ठीक है, कौन सा? अपवर्तक कोर। उनके सामने वाला जो पृष्ठ रहता है उनको प्रिज्म का क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। जैसे इनको अगर चौखुट टाइप से देखोगे, कुछ इस ढंग से अगर बनाया जाए, इनको अगर कुछ इस ढंग से बनाया जाए तो इन दोनों के सामने वाला जो है, मतलब दोनों जो मिल रहा है, बीच में अगर त्रिकोण दिखेगा ना, ये पिक्चर हमने नहीं देता तो ज़्यादा समझ में आता। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा जो बैठल है नीचे की ओर, यही हिस्सा को आप बोल सकते हो क्या?
प्रिज्म का अपवर्तक कोर बोलेंगे, है ना। दोनों पृष्ठ जो है जिस सरल रेखा पर मिलते हैं वो तो ये तो सरल रेखा में तो ये वाला रेखा हो गया। अभी हम लोग किन के बारे में पढ़ रहे थे, किन के बारे में पढ़ रहे थे, प्रिज्म का, इसी को पढ़ रहे थे कि अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे करके जो हम लोग बनाए अभी, ठीक है, ऐसे करके क्या किया, इनको बनाए, यहाँ गया, ऐसे गया, तो ये वाला हिस्सा इनका ऐसे समझो कि नीचे में ये ज़मीन में बैठा है, ठीक है, और यही हिस्सा हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और कह रहा है कि अपवर्तक कोर के लंबवत एक तल द्वारा जो प्रिज्म की काट को क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। इनको ना थोड़ा मिस हो गया हमसे पीपीटी बनाने में, इनका पिक्चर में कर लेता ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आता, ठीक है। किसी दिन मैं इनको 3D पे घुमा फिरा के दिखा दूंगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आज फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि प्रिज्म में किन किन चीज़ों की चर्चा करी गई। तो एक अपवर्तक कोर की चर्चा करी गई, एक प्रिज्म के कोण की चर्चा करी गई, एक अपवर्तक पृष्ठ की चर्चा करी गई, और किनका था जी, एक आधार की चर्चा करी गई, और एक मुख्य काट की चर्चा करी गई। इतनी सारी चीज़ होता है किसमें, प्रिज्म में। विचलन कोण को पढ़ लीजिए, उनके बाद लेंस वगैरह थोड़ा मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बाल्टी में पानी डालिएगा सर फिर ऊपर ऊपर चल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से लेंस वाला मतलब चालू होता है। तो अब मतलब इतना जान जाओ कि इन दोनों चीज़ों के बारे में जब तक नहीं जानोगे तो लेंस के बारे में आप क्लियरली नहीं जान पाओगे। दो चीज़ों का मतलब क्या क्या, तो पहला जैसे आपने ये जाना कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के बाद तब आप थोड़ा अपने आप को धकेले जहाँ पे आप गए किन की ओर, तो अपवर्तन के बारे में, कि मतलब अपवर्तन आर पार हो जाता है प्रकाश की किरण। अब ये देखेंगे कि जब बहुत सारा प्रिज्म को मिलाएंगे तो बहुत सारा प्रिज्म को मिलाने के बाद एक तरह का आकृति कुछ बन सकता है। जैसे उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस ऐसे करके होता है ना सर, तो ये बहुत सारा प्रिज्मों का आप बोल सकते हो कि एक समूह है, और उसी समूह का नाम क्या दिया गया है, लेंस नाम दिया गया है, ठीक है। तो लेंस आप बोल सकते हो कि बहुत सारा प्रिज्मों का क्या रहता है, समूह रहता है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो। तो आगे खैर इनके बारे में डीपली समझा दूंगा, यहाँ फिलहाल यहाँ जान लीजिए विचलन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं सर, विचलन कोण कहते हैं। और यह प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर जो है निर्भर करता है, और प्रिज्म का जो है अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है, और इसे डेल्टा के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे देखो यहाँ से गया किरण सघन माध्यम में गया थी, ऐसे सीधा हो गया, फिर ऐसे ये भाग गया, तो इसको जाना किधर से चाहिए था सर, ऐसे, है ना। और ये इनको अगर पीछे बढ़ा दोगे तो क्या ऐसे बढ़ेगा ना, तो ये बीच में जो कोण जो बनता है, ये बीच में जो कोण जो बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विचलन कोण कहते हैं, या विचलन कोण को ही क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो आज की क्लास यही तक रहने देते हैं, कल हम लोग आगे की स्लाइड देख लेंगे। कौन सा स्लाइड सर, लेंस के बारे में। जैसे देखे होंगे बहुत सारे लोगों की अगर मतलब दृष्टि दोष अगर गड़बड़ सड़बड़ हो जाती, किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाती, किसी को दूर दृष्टि दोष हो जाती है, तो वो चश्मा का यूज़ करना शुरू करता है। तो वो चश्मा जो है उनको मतलब किन किन तरह का मिलता है, तो दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस वाला चश्मा लगा लेगा, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो कौन सा चश्मा लगा लेगा सर, अवतल वाला लगा लेता है, या अगर उन झोल झाल से बचना है तो आँख पे ही लेंस लगा लेता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये किस में लगा लेता है, आँख पे ये वाला हिस्सा में, मतलब जहाँ से होकर के प्रकाश आर पार करता है सर, है ना, जहाँ जाकर के आपके दृष्टिपटल पे एक इमेज बनता है। कैसे आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें यही है, तो वहाँ आपके मस्तिष्क में पहले वहाँ दृष्टिपटल में इमेज जाकर के बनती है, और वहाँ से इमेज बनने के बाद तब हमें समझ पे आती है कि ये चीज़ें ऐसा है। क्योंकि जब तक, और एक बातें आप लोग गौर किए होंगे कि दुनिया में हर वो चीज़ कहीं न कहीं जो है कन्वर्ट होकर के किस में गया है, इमेज में, पिक्चर में। क्या जी, आप किसी को पहचान पाते हो तो कहीं न कहीं उनका फोटो आपका 2 कैमरा जो है, तगड़ा कैमरा जो दिया है ऊपर वाला, तो वो कैमरा से खींच के ये बड़का मेमोरी कार्ड जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तब उन चीज़ों को आप क्या कर पाते हो, पहचान पाते हो।